नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भड़काना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। राहुल ने कहा है कि जनता के मुद्दों पर तो जवाब देना ही पड़ेगा। बता दें कि 5 अगस्त को काले कपड़ों में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा था कि जो लोग काला जादू में विश्वास करते हैं वे कभी भी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनने से उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता में फंस गए हैं और निराशा में डूबे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने काले कपड़ों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर साझा करते हुए कहा था कि वह काले कपड़ों को लेकर बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई सांसदों ने 5 अगस्त को संसद भवन में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें अफरा तफरी में दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टर्स ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। राजू श्रीवास्तव बीते कई सालों से अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनके प्रशंसक उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से कहा था कि वे नीतीश के साथ सरकार बनाने को लेकर 3-4 दिन रुक जाएं और वे हर हाल में हमारा गठबंधन रोकने पर आमादा थे। ललन सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को फ़ोन गया था कि आप नीतीश के साथ गठबंधन ना करें। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती सीएम बनाया गया। उसके बाद बीजेपी के छुटभैया नेता उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे। बताना होगा कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बुधवार को कहा था कि 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश को फ़ोन कर मीडिया में चल रही खबरों के बारे में उनसे पूछा था, तो उनका कहना था कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के ताज़ा संपादकीय में बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार का समर्थन किया है। संपादकीय का शीर्षक है बिहार की उथल पुथल, नीतीश कुमार आगे बढ़ो। इसके साथ ही इसमें बीजेपी पर निशाना साधा गया है। संपादकीय में कहा गया है कि बिहार में भी महाराष्ट्र की ही तरह शिंदे गुट अलग करके भाजपा के दिल्लीश्वर नीतीश कुमार को मात देने की साजिश रच रहे थे। उसके लिए नीतीश कुमार के शिंदे आरसीपी सिंह को मोहरा बनाकर खात्मे का खेल शुरू ही किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को ही धोबी पछाड़ देने वाली पलटी मारी है। बुधवार को नीतीश ने मुख्यमंत्री पद की और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस नई महागठबंधन सरकार में जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत अन्य घटक दल शामिल हैं। शिवसेना के संपादकीय में कहा गया है कि 2024 के आम चुनाव का गणित तय करके नीतीश कुमार ने यह साहसिक कदम उठाया होगा, तो देश के समस्त विपक्ष को नीतीश कुमार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के दारहाल में आतंकियों ने एक आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला कर दिया। आतंकियों के हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद आतंकियों ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक राजौरी के दारहाल इलाके के परगल में सेना के एक शिविर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को गुरुवार तड़के मार गिराया गया।
जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त दलों को भेजा गया है। बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इन आतंकवादियों में लतीफ़ राथर भी शामिल है, जो मई में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। जगदीप धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया था। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भी भारी मतों से जीत मिली थी। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को ओबीसी चेहरे और किसान पुत्र के रूप में पेश किया था। याद दिलाना होगा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया था तो उन्होंने धनखड़ को किसान पुत्र बताया था। बीजेपी के इस कदम के बाद जाट और किसान समुदाय की नाराजगी कितनी कम होगी, यह राजस्थान, हरियाणा के चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी मनोज कुमार का खाने की थाली हाथ में लेकर अपनी परेशानी बताने वाला वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी का कहना था कि 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी ठीक से खाना नहीं मिलता है। पुलिसकर्मी का कहना था कि 12 घंटे काम करने वाले सिपाही कैसा खाना खाने को मजबूर हैं। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा है कि ऐसी रोटी हमें परोसी जा रही है, जब भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा तो ड्यूटी कैसे होगी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। सिपाही ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने कहा है कि मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधी शिकायती प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता सिपाही को आदतन अनुशासनहीनता, गैरहाजिरी और लापरवाही के मामलों में पिछले कुछ सालों में 15 बार सजा दी गई है। महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की है, जिसमें बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्ति मिली है। करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है। इसमें 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। ये कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई है। इस कार्रवाई को आयकर विभाग की नासिक टीम ने अंजाम दिया। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा कई प्रॉपर्टीज़ को भी ईडी ने अटैच किया था। यूपी के कानपुर में भी कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।